हेलो एवरीवन। आज अपने लोग करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, साथ में साथ उसकी स्ट्रेंथ और साथ में साथ जी के बारे में भी थोड़ा सा पार्ट अपने लोग बस इतना पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको जी के साथ किस तरह से रिलेट करा जा रहा है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो पब्लिकेशंस वाली, जैसे आपके पास हो गई एस एल अरोरा एंड ये सारी बुक्स, तो उसमें आपको दिख रहा होगा भाई दूसरा पर्टिकुलर टॉपिक आपका आता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से कैसे जी वेरी करती है, उसके बाद आपको पढ़ने को मिलता है ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। बट यार ये टॉपिक पहले समझ लीजिए तो आपको एक फील आएगा क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पर्टिकुलर पार्ट है आपका ग्रेविटी का, कि कैसे एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर मूवमेंट डेवलप होता है। आप अगर डायरेक्टली चीजों को करना शुरू कर दोगे तो मजा नहीं आएगा, तो फील नहीं आएगा। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कहानियों के थ्रू अगर फिजिक्स समझ में आ जाए तो वो ज्यादा बेटर। जैसे पहले चैप्टर में अपने लोगों ने, पहले पार्ट में अपने लोगों ने क्या पढ़ा कि दो पर्टिकुलर पॉइंट मासेस लिए किसी डिस्टेंस आर अपार्ट पर, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक, मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, अगर वो नहीं बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा तो मजा नहीं आने वाला ना। और वो पर्टिकुलर चीज बाद में बताऊंगा तो ये पिछली वाली आपको फिर से रिकॉल करवानी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं आज यही बताने वाला हूं कि वो मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, वो आपस में अट्रैक्ट करे तो कैसा क्या था जिसकी वजह से मूवमेंट आ गया। अब जैसे यार एक बंद कमरे में हो आप, ओहो, बंद कमरे में हो, बदतमीज हो। ठीक, और यहाँ पर कोई मास है, यहाँ पर कोई मास है। ठीक, इस पर्टिकुलर मास एम को अगर आप नोटिस करो, यहाँ आप खड़े हो कोने में और ये मास एम बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, और आप इसको आप नोटिस करने लग गए छोटे से मास को। हाँ, फिर क्या हुआ, ये आगे बढ़ना शुरू कर गया, इसके अंदर एक मोशन आ गया भाई, इसके अंदर एक मोशन आ गया। क्यों आया होगा मोशन, भूत प्रेत होगा ना यार वहां पर। भूत प्रेत कैसे होते हैं, इमेजिनरी, इनविजिबल, है ना। बिल्कुल कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है यहाँ पर जो इमेजिनरी है, जो दिख नहीं रही, जो इनविजिबल है, जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रही, जो इफेक्ट पैदा कर रही है किसके ऊपर, इसके ऊपर, और मोशन को डेवलप कर रही है। तो कुछ कह सकता हूं, कुछ इमेजिनरी चीज होगी वहां पर, कुछ इमेजिनरी चीज होगी। तो क्या मान लो उस इमेजिनरी चीज को, कुछ एक एरिया, कुछ एक फील्ड मान लो, कोई एक इमेजिनरी फील्ड है, उसके इन्फ्लुएंस में आई और ये मूव करना शुरू कर गई। अब बात आती है, ये इमेजिनरी फील्ड कहां से आई, इधर पर्दा लगा है, इधर भी पर्दा लगा है, या दीवार की चीज है। तो मूवमेंट जो आया होगा, चलो किसी इमेजिनरी फील्ड की वजह से आया, बट कोई इमेजिनरी फील्ड वहां पर किसी की वजह से तो होगी। तो भाई इस बंदे ने दरवाजा खोला, डर के मारे भागा और देखा यार इधर एक तगड़ा सा मांस रखा हुआ है। ये आप हो, मैं नहीं हूं, मैं नहीं डरता भूत प्रेत से। तो आप इधर से भागे, टुकुट 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 टुकुट, इधर की तरफ आए और देखा भाई इधर तक बड़ा सा मांस रखा है। तो आपको जाके चैन मिला, अरे साला इधर आपका मांस समझ रखा है, ये छोटे सा मांस को खींच लेगा। ये क्या कर रहा होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो क्या पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो ना, तो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड पढ़ने जा रहे हो, जिसको नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या एक ही तरह की फील्ड होती है, नहीं भाई, बहुत सी फील्ड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत तो नहीं, तीन चार। जैसे चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो चार्ज पार्टिकल्स अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैग्नेट्स अपनी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मेजर तो ये तीन है जिनके बारे में आपको समझना है। इस चैप्टर को समझोगे तो बेटा दो चैप्टर्स में फायदा होगा, दो चैप्टर डिट्टो सेम चीज पढ़ने वाले, डिट्टो चीज। अगर आज का लेक्चर आपने देख लिया ना और अच्छे से देख लिया पूरा का पूरा, तो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और इसका कंसेप्ट डिट्टो सेम इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है यार आपको ग्रेविटेशनल फील्ड तो आती है, ठीक है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसमें मैं कैसे क्वेश्चंस कराऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड के। सपोज कोई पर्टिकुलर एक रिंग रखा हुआ है, कुछ इस तरह से रिंग रखा हुआ है, ठीक है। उस रिंग की अगर मैं बात करूं, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पर आपको फील्ड निकालनी है। कैसे निकालते हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो सीरियसली।
सीरियसली अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन एक और अच्छा सा है इसमें कि अगर एक रिंग ना हो कि एक सिंपल रॉड हो और वो सेंटर पर कोई एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, उसका मास है m और रेडियस है r, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो भाई साहब आप आईआईटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप आगे इसी तरह से करते रहो, ये मेरी दिल की तमन्ना है कि आप आईआईटी टॉपिक करो। बट अगर नहीं आते ना तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखियो, तो बहुत फायदा होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें। ठीक है, तो भाई इमेजिनरी फील्ड के बारे में समझ में आ गया कि इमेजिनरी फील्ड कौन सी होने वाली है। तो इमेजिनरी फील्ड यहाँ पर कौन सी है, इस बड़े मास की वजह से एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और उस ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस ऐसा होगा कि मास उसकी तरफ खींचा आएगा। भाई दो मासेस एक डिस्टेंस आर अपार्ट पर रखोगे तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। अब इसके अंदर का मूवमेंट तो होगा नहीं ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऊपर लग रही होगी तो वो बहुत कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझाऊंगा अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो एक एरिया की बात करी, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करी जहां पर मैंने मास m रखा, तो वहां पर एक इमेजिनरी फील्ड आई, उस इमेजिनरी फील्ड की वजह से इसके अंदर एक मोशन हुआ, उस मोशन की वजह से एक मूवमेंट हुआ और आपका पर्टिकुलर मास किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया। उस फील्ड को नाम भी दे दिया, क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दे दिया। तो जितनी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, इसका मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, ये समझ लो। तो इनमें से एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसको मेजर नहीं करा जा सकता। मेजर किसको करा जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करा जा सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक एरिया है, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसको मेजर नहीं करा जा सकता भाई। ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर नहीं करा जा सकता, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करा जा सकता है। फील्ड एक एरिया हुआ यार, हाँ सर एरिया को मेजर करो, नहीं भाई एक पर्टिकुलर दायरे की बात कर रहे हैं। हाँ वो फील्ड कितनी मजबूती में है, कितनी स्ट्रेंथ में है, वो मैं मेजर कर सकता हूँ, वो मैं मेजर कर सकता हूँ, जिसको अपने लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल, इसको अपने लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से, या स्ट्रेंथ की जगह वर्ड यूज हो सकता है इंटेंसिटी के नाम से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के नाम से, और इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा किसके साथ, ई वेक्टर के साथ। तो हो सकता है मैं एंटायर इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बार बार ग्रेविटेशनल फील्ड बोलता रहूं कि ए इतनी होगी, तो आप समझ लेना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे। क्लियर है, ठीक है। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, सपोज ये कोई कमरा, ठीक, यहाँ कोई मास m, ठीक, बहुत छोटा मास, उस बहुत छोटे मास के ऊपर एक फोर्स लगा कैपिटल F नाम का, उस बहुत छोटे मास के ऊपर कोई फोर्स F लगा, बहुत F नाम का, तो वो किसकी वजह से लगा होगा, फील्ड स्ट्रेंथ E की वजह से लगा होगा। तो वो फील्ड स्ट्रेंथ E कितनी होगी, वो फील्ड स्ट्रेंथ E कितनी होगी, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद करना है, वो क्या है, फोर्स F वेक्टर जो उसके ऊपर लग रहा है वो, और मास m जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो, उसको आपने उससे डिवाइड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये बताती है कि कितना फोर्स कितने मास के ऊपर लग रहा है, कितना फोर्स कितने मास के ऊपर लग रहा है। तो यूनिट से ही आप अंडरस्टूड कर जाओगे, तो यूनिट से ही आपको पता चल जाएगा दैट इज न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट मास के ऊपर कितना फोर्स, यूनिट मास के ऊपर कितना फोर्स, पर्टिकुलर यूनिट मास बोले तो यहाँ पर 1 kg मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो बताती है ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, वो रिप्रेजेंट कर देगी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ।
एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन है इसकी वही होगी जिधर आपका फोर्स लग रहा होगा, तो डायरेक्शन सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी को लेके जा रहा होगा ना, तो वो किसकी डायरेक्शन होगी? उसी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी। इतना समझ लीजिए, ठीक है, सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखा जाए यहाँ पर फोर्स एफ इस मास एम के ऊपर लग रहा है तो ऊपर की तरफ है, तो अंडरस्टूड सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ऊपर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ऊपर की तरफ होगी। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूं कि अब मास of 10 kg experiences a force of 100 newtons under a influence of gravitational field, find its strength। अब उसकी स्ट्रेंथ पता करिए, फाइंड इट्स स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो पता करिए। तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम। तो एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो एफ वेक्टर आपके पास था कितना, 100 न्यूटन, और मास कितना है 10 केजी, तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा 10 न्यूटन पर केजी। तो स्ट्रेंथ कितनी हुई, 1 केजी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब इसके यूनिट के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए, एक बार इसका यूनिट को देखिए, यूनिट बोल रहा है न्यूटन पर मीटर। ओहो, ये मीटर गलत बोल दिया यहाँ पर, ये न्यूटन पर केजी, मास 1 केजी होगा, न्यूटन पर केजी। तो न्यूटन पर केजी। अब अगर आप इसको एक बार ओपन करें तो न्यूटन के लिए लिखा जाएगा एम एल टी माइनस टू, ना डायमेंशन फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय मास एम। एम से एम अगर मैं कैंसिल करूं तो होता है एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू क्या होता है? एल टी माइनस टू के जी, अरे क्या हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट था, याद करिए, एक्सेलरेशन का। किसका था? एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन यहां पर कहीं है, दिख रहा होगा, कहां पर है? ये जी, जिसकी वैल्यू अपने लोगों ने पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है वही है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका ही यूनिट होता है। क्लियर है? तो कंपेयर कर सकते हो यहां पर आप, तो कुछ और मिला नहीं तो उन्होंने यही नाम दे दिया साइंटिस्टों ने। ठीक, अब इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब अपने क्वेश्चंस की जो बारिश होने वाली है वो है, जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर कर लिए तो हो गया पूरा पूरा आपका बेड़ा पार। गर्क नहीं करूंगा, गर्क नहीं होने दूंगा, चिंता मत करना आप। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का किसी फोर्स की प्रेजेंस में, तो एफ वेक्टर अपॉन एम। एफ वेक्टर की जगह आप लगा सकते थे एम जी वेक्टर अपॉन एम। फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी भी होता है, एम से एम कैंसिल हुआ तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, जी वेक्टर के बराबर। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर लिखी जा सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, सपोज यहां पर कोई मास है एम, सपोज कोई मास है एम। अब ये मास m की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर आपको क्या पता करनी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है। तो कैसे पता कर सकता हूं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? तो याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या करा था, एक पर्टिकुलर मास को एक कमरे में बंद कर दिया था, है ना। तो वो मैंने एक मास लिया था, बहुत छोटा मास, बहुत छोटा मास कंसिडर करना है, और उस मास को इतना छोटा कंसिडर करो कि अगर मैं लिमिट लगा के उस मास की वैल्यू लिखूं तो ऑलमोस्ट टेंड्स टू क्या हो, जीरो हो। यह मास इसलिए बहुत छोटा लेना होता है ताकि ये इस दूसरे मास की फील्ड की इंटेंसिटी को वेरी ना करे, चेंज ना करे, उसकी पर्टिकुलर फील्ड जितनी हमें निकालनी है उतनी की उतनी आ जाए, इसलिए बहुत छोटा लेना होता है। तो हमने क्या करा था, एक मास m लिया, उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स था F वो निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली हमें E की वैल्यू मिल जाती है F अपॉन m से। तो पॉइंट P पर भी हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर E की वैल्यू निकालनी थी। अब E की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा मास कंसीडर कर लेना। तो छोटा मास कंसीडर कर लिया, तो अब देखो अगर ये डिस्टेंस r अपार्ट पर है
तो इस स्मॉल m के ऊपर एक फोर्स लगेगा इसकी वजह से, ये कैपिटल M मान लो, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो कैपिटल M की वजह से स्मॉल m के ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर की तरफ, वो इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स F की वैल्यू आ जाएगी कितनी, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई बात। बट यार इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड E की वैल्यू में निकाल पा रहा था। तो वो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये m कौन सा, बहुत छोटा सा जो मास यूनिट मास लिया था वो है ये, ठीक। तो E की वैल्यू में आपने क्या करा, इस F को पुट करा, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आ गई आपके पास एक और नई पर्टिकुलर फॉर्मूला, किसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिल गया, वो था जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर कोई मास m रखा हुआ है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने किसी r डिस्टेंस पर निकालनी है, तो आप मास m का यूज करिए, वो डिस्टेंस r का यूज करिए, आप इजिली उसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। दो फॉर्मूले से आपके पास, तो एक में फोर्स गिवन हो, मास m प्लेस्ड हो, जिसके ऊपर आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो वो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। और दूसरा जिसकी वजह से निकालनी है, तो वो कैपिटल M गिवन होगा, और r डिस्टेंस अपार्ट पर निकालनी है, तो आप उस समय ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ, हमेशा फोर्स की तरफ, ये याद रख लेना बस इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगर दो पर्टिकुलर पार्टिकल्स प्लेस्ड हो कुछ इस तरह से, सपोज एक मास m1 प्लेस्ड है और दूसरा मास m2 प्लेस्ड है सपोज, और पॉइंट P पर उन दोनों की वजह से अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, फील्ड, तो मान लिया ये डिस्टेंस r1 है, इसके लिए ये डिस्टेंस है r2 है, तो ये r1 वेक्टर या r2 वेक्टर, तो m1 की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसके डायरेक्शन में, m2 के लिए उसके डायरेक्शन में। तो ये इंटेंसिटी इसकी हो गई, तो इसको नाम दे दिया E1 वेक्टर, ये इंटेंसिटी उसकी हो गई, तो इसको नाम दे दिया E2 वेक्टर। तो एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, हमेशा किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नेट फील्ड निकालनी है, पहले क्या था, सिंपल एक की वजह से निकालनी थी, अब दो दो मासेस आ गए। अब अगर दो दो मासेस आ गए, तो उनकी नेट फील्ड अगर आपको निकालनी होगी, तो आपको यूज करना पड़ेगा एक प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके ऊपर अच्छी खासी कहानी बताई जा सकती है, बट उसका कोई फायदा नहीं। तो सिंपली आपको क्या पता करना है कि दो पर्टिकुलर फील्ड्स को आप वेक्टर एडिशन के फॉर्म में ऐड कर दोगे, तो आपको यहाँ की नेट फील्ड मिल जाएगी। फील्ड क्या है यहाँ पर, आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन ही लगाना है, उसको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन ही लगाना है। तो उस केस में अगर आपके पास यहाँ पर कोई एंगल थीटा गिवन होगा, तो आप इजिली इसके ऊपर वेक्टर एडिशन लगा सकते हो, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ये आपको मिल जाएगी, इसके समथिंग रिजल्ट में ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो फील्ड्स के डायरेक्शन गिवन है, तो वहां पर नेट फील्ड आप कैसे निकालोगे, वेक्टर एडिशन का एक फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ाया गया, वो आप लगाइए, ऑटोमेटिकली आपको उसकी रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। अब इसी टाइप के ऊपर अपने लोग एस.सी. वर्मा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ दिया है एस.सी. वर्मा जी ने अपने लोगों को, तो प्लीज उनकी बुक को फॉलो करो, कुछ तो है उस बुक में भाई। जैसे ध्यान से देखिए, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज, यहां एक मास रखा हुआ है, यहां एक मास रखा हुआ है, यहां एक मास रखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया मास m1, ये हो गया मास m2, और ये हो गया मास m3, और गिवन क्या है, मास m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। इसका जो सेंट्रॉइड है, बोला क्या है, वहां पर आपको क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी, जो सेंट्रॉइड है वहां पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो एक चीज तो क्लियर है भाई, मास m2 की वजह से फील्ड उसकी तरफ आएगी, E2 नाम दे दो, मास m1 की वजह से फील्ड उसकी तरफ आएगी, E1 नाम दे दो।
और मास m3 की वजह से फील्ड उसकी तरफ आएगी, उसको E3 नाम दे दिया जाए। तो जो ई वेक्टर है, जो ई वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो इन सारी फील्ड्स को क्या कर दो आप, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे नहीं, वेक्टर एडिशन के साथ ऐड कर दोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे, आपको नेट फील्ड मिल जानी चाहिए। बट क्या दिख रहा है, E1 E2 और E3 क्या ये सेम नहीं है? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखो जरा, क्या ये सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है सर। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के बराबर है, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस सेम। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r का स्क्वायर। आर और अगर एम सेम हुए तो फील्ड तो सेम होगी, तो आर तो सब में सेम है, अब मासेस सेम गिवन है, सबके सब मासेस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब E1 E2 और E3 क्या हुए, सेम हुए। अगर E1 E2 और E3 सेम होंगे तो इनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो रिजल्ट होगा वो भी जीरो होगा। यहां दिक्कत होगी, ये कैसे जीरो होगा, फील नहीं आया, मजा नहीं आया सर, बताइए। चलिए देखिए जरा एक बार, ये आपके पास फील्ड गई E2 और इधर आ गई कितनी, E1, और इधर आ गई आपके पास E3, ठीक है। तो जो यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ध्यान से देखो, यहां पर ये वाला, इसका नेट एंगल तो आपको पता है 60 डिग्री होगा, बट ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करके ये 30 डिग्री बना रही होगी और ये भी 30 डिग्री बना रही होगी। 30 और 30 हो गए 60, ट्रायंगल का नेट एंगल का रिजल्ट होता है 180, तो 180 में से 60 गया तो कितना बचा, 120। तो ये आपके पास आया 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री। अब E1 और E3 का रिजल्ट देखो क्या आता है, ER विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2E1 E3 cos ऑफ 120 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक, अब आपको यहां पर मिल जाएगा E1, तो E1 की वैल्यू E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर माइनस का हो गया ये आपके पास कितना, 2E का स्क्वायर इंटू 1/2, कॉस 120 माइनस हाफ, तो माइनस से सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो माइनस ई स्क्वायर से ये प्लस ई स्क्वायर गया, तो क्या बचा, जस्ट ई स्क्वायर, तो आएगी वैल्यू कितनी, ई। तो रिजल्ट कितना आया, ई आया, रिजल्ट कितना आया, ई आया। बट यार E2 भी तो E के बराबर है, क्योंकि E1 E3 और E2 सब सेम है, E के बराबर है। अब ये फील्ड्स कैसे आई, इक्वल है, साथ में अपोजिट है, तो नेट फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिमेट्रिकल मास मिलता है कहीं पर भी क्लोज एरिया में, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अगर कहीं पर भी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, if symmetrical mass distribution is there, then field at center, उसके सेंटर की बात हो रही है, फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो, विल बी जीरो। जैसे अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की, अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की, ठीक है, तो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मैंने मासेस रखे हुए हैं, सबके सब क्या है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, तो सेंटर पर फील्ड इसकी भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, सपोज मेरे पास एक कोई रिंग है, रिंग बोले तो आपकी मेटालिक रिंग, ठीक है, इसके सेंटर पर अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो फील्ड क्या होगी, जीरो। तो क्लोज्ड हो और उसके सेंटर पर आपको अगर फील्ड निकालनी हो और मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऑटोमेटिकली वहां पर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको फील्ड का फॉर्मूला याद हो गया है Gm/r², तो आप वो क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। ओके, जाना, हाँ, ये आपके पास हो गया मास m1 और ये आपके पास मास हो गया m2, और ये किसी दूरी पर प्लेस्ड है और इस दूरी को नाम दे दिया हमने 9 सेंटीमीटर, मास m1 और मास m2 की वजह से। वेयर मास m1 को मान लो भाई कैपिटल M और इस मास m2 को मान लो 4m, तो बोला गया है फाइंड अ पोजीशन फ्रॉम
m1। अब बोला गया है, स्पेसिफाई करा गया है, m1 से पोजीशन पता करो वेयर वेयर फील्ड इज जीरो ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम की वजह से जो फील्ड होगी वो जीरो हो जाए। ये कहाँ होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट ये वाला होगा। सेंटर तो नहीं हो सकता ना, सेंटर कैसे हो जाएगा यार, मासा सेम होता तो सेंटर होता। तो अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो इस एम की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फील्ड होगी। मैं मान लिया उस फील्ड को E1, और इस मास की वजह से यहाँ पर फील्ड होगी, उस मास को मैंने मान लिया E2। तो एक बात सोचने वाली है कि जो E का रिलेशन होता है R के साथ वो इनवर्स में होता है, और दूसरा मास के साथ होता है वो डायरेक्ट में होता है। आर दोनों का सेम हो गया, आर दोनों का सेम हो गया, मास इसका ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड ज्यादा होगी वो किसकी होगी, M2 की ज्यादा होगी, M2 की ज्यादा होगी। तो अगर मुझे E2 को E1 के बराबर रखना है तो मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन को किधर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, M1 की तरफ, ताकि R बढ़े और इसकी फील्ड कम हो। क्योंकि M और 4M तो मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, ये पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, और पोजीशन को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली R चेंज होगा। तो R को कैसा करो ताकि E2 कम हो, तो R को बढ़ाओ इसके विद रिस्पेक्ट ताकि E2 कम हो। E2 कम होता जाएगा और E1 बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर दोनों सेम हो जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट किधर की तरफ होगा, ऑन LHS साइड, इधर की तरफ। यही पॉइंट P मान लिया मैंने, वही वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, वो पॉइंट P किधर मानना चाहिए था, सेंटर के इधर या इधर, ये क्लियर हो गया होगा। तो वो पॉइंट आपका स्मॉलर मास की तरफ लाई करेगा हमेशा। अब M1 की वजह से यहां पर कोई फील्ड होगी तो वो M1 की तरफ होगी, M2 की वजह से जो फील्ड होगी वो M2 की तरफ होगी, तो ये E2 हो जाएगा और ये E1 हो जाएगा। इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूं E1 E2 के बराबर है, मैं मान लेता हूं E1 E2 के बराबर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपका यहां पर होगा x के बराबर, क्योंकि जो हमें निकालना है पोजीशन फ्रॉम M1, और दूसरा डिस्टेंस क्या बचेगा फिर, n माइनस एक्स के बराबर, ठीक। तो E1 की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू GM अपॉन R का स्क्वायर। तो E1 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा GM स्मॉल m अपॉन R की जगह x का हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, E2 के लिए क्या होगा, G 4m है अपॉन अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो G से G कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/x² इज इक्वल टू 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट लेके देखो क्या मिलता है, 1/x इज इक्वल टू 2/9 माइनस एक्स, 2/9 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, 3x। तो ऑटोमेटिकली इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो यहां से वो कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जहां पर इन दोनों की फील्ड क्या कर रही है, सेम लाई कर रही है। अगर इसके इधर आ जाऊंगा तो E2 बढ़ जाएगा, उसके उधर चले जाऊंगा तो E2 बढ़ जाएगा, इधर E1 बढ़ जाएगा और उधर E2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे, अब आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी मैं शुरू में मैंने बात करी थी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करें तो वीडियो देखने का फायदा है। देखो भाई, अब अगर एक सेमी सर्कुलर मैंने रिंग कंसिडर कर लिया, वीडियो को बार बार देखते रहो जब चल रही है, सर जी कहीं वीडियो बंद तो नहीं होगी और आप इधर पढ़ाते जा रहे हो, नहीं भाई अभी तक बंद नहीं हुई है। चलो, तो ये है आपका वो सेंटर, ये है वो आपका सेंटर, और ये आपका मास इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली, है ये तो मिट रहा है लिख रही जगह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या करें, अब क्या करें, ई का फॉर्मूला लगाओ ना सर, ई का फॉर्मूला लगा दूं। ई का फॉर्मूला क्या था, GM/R² होता है, और ये R कैसा होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। क्या पॉइंट मास है, नहीं, तो कैसे निकालेंगे, हैं, तो कैसे निकालेंगे, रिंग का सर सेंटर ऑफ मास निकालो, वो पॉइंट होगा, वहां पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, और उस सेंटर से, उस सेंटर ऑफ मास है वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, वो R का काम करेगा, आ जाएगा सर, कितना आसान था। हट, ऐसा थोड़ी होता है, ये बिल्कुल नहीं करना, गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। क्या करना होता है, पॉइंट मास लेना है ना, क्या बोला, पॉइंट मास लेना है ना, तो ठीक है, ले लो पॉइंट मास,
ले लो पॉइंट मास, ले लिया पॉइंट मास सर, डीएम मास ले लिया, पॉइंट मास है। ठीक, सेंटर से देखना है, देख लो सेंटर से। ओके, कुछ याद आ रहा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, याद आ रहा है? हाँ जी, ये हो गया थीटा। इसके बीच का जो एंगल है ना, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, इस एलिमेंट को। ये वो एलिमेंट हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दिया। तो ये हो गया डीएम मास, ये डीएम मास हो गया, और ये हो गया एंगल डी थीटा, ये हो गया एंगल डी थीटा। ये आपके पास थीटा हो गया इधर, ये आपके पास थीटा हो गया। ठीक है, दो एक्सेस, इधर वाली होगी प्लस एक्सेस, इधर वाली होगी माइनस, सॉरी वाई एक्सेस। तो इसकी जो फील्ड होगी, इस डीएम एलिमेंट की जो फील्ड होगी इसकी तरफ ही होगी ना, इसकी तरफ ही होगी कुछ इस तरह से। छोटा मास छोटी सी फील्ड, छोटा मास छोटी सी फील्ड, इधर की तरफ होगी फील्ड वो डीई। उसके दो कंपोनेंट बनने चाहिए, उसके दो कंपोनेंट बनने चाहिए, एक जाएगा इधर, एक जाएगा इधर, दैट इज डी ई कॉस थीटा, और एक जाएगा ऊपर, दैट इज डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो भाई एक जाएगा इधर और एक जाएगा ऊपर, इधर वाला हो गया डी ई कॉस थीटा, और इधर वाला हो गया डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब इसी के जस्ट अपोजिट एलिमेंट यहां पर लो, जस्ट अपोजिट एलिमेंट यहां पर लो, तो उसकी फील्ड भी समथिंग इधर होगी, डीई फील्ड। उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर एक इधर। इधर वाला कंपोनेंट हो गया डीई कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया डीई साइन थीटा। तो ऐसे यहां पर दो एलिमेंट होंगे, इधर और इधर, यहां पर दो एलिमेंट होंगे, इधर और इधर, और चलता जाएगा प्रोसेस। तो उन सारे के सारे जितने भी अपोजिट सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कह सकता हूं मैं? सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कह सकता हूं। तो सारे के सारे जितने भी आपके डीई कॉस्टा वाले कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे जितने भी डीई कॉस्टा वाले कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या करेंगे अपने लोग? उनको कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो नेट फील्ड होगी ई होगी, वो क्या होगी? सारे के सारे डीई साइन थीटा कंपोनेंट्स का एडिशन होगी। तो नेट फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ डीई साइन थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? अब जो डीई की वैल्यू है वो कितनी होगी? तो डीई की वैल्यू होगी जी डी एम अपॉन, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। तो क्या होगी? डीएम अपॉन आर का स्क्वायर। इसको यहां पुट करा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन आर का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। कहां से कहां तक? ध्यान से देखो, कहां से कहां तक? एक एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? ऐड करना है। यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स हर जगह होगा, हर जगह। उन सब एलिमेंट्स को 0 डिग्री से स्टार्ट करा, पाई डिग्री तक गए, तो 0 से पाई तक गए, और उन सबको ऐड कर देना है। तो जो कांस्टेंट उनको बाहर ले आओ, तो जी अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एम, सारे के सारे वेरिएबल्स को अपने इंटीग्रेट करके ऐड कर देना है। बट यार साइन थीटा, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कांस्टेंट है? चेंज होता जाएगा, एलिमेंट टू एलिमेंट थीटा चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन अभी तो पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक बार के लिए अपने लोग कैपिटल एम लिख देते हैं, बट यार साइन थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसका इंटीग्रेशन तभी हो सकता है अगर ये डीएम डी थीटा में कन्वर्ट हो जाए। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? ठीक, तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये आपके पास एंगल है डी थीटा, ये एंगल आपके पास क्या है? डी थीटा, और इसकी मैं लेंथ मान लेता हूं dx। क्या मान लेता हूं? dx। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हो गया डी थीटा, आर्क हो गया dx, अपॉन में आ गया कैपिटल आर रेडियस, तो dx विल बी इक्वल टू व्हाट? आर डी थीटा। भाई ये पर्टिकुलर जो आपने रिंग ली थी, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, ये इनिशियल गिवन ही होगा। मास कैपिटल एम गिवन है और रेडियस कैपिटल आर गिवन है। तो मास कैपिटल एम के पास, मास कैपिटल एम के पास जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? सर्कल होता तो 2 पाई आर होती, अभी के लिए लेंथ कितनी है? पाई आर। ठीक है, कितनी है? पाई आर। ऐसे मान लो कि यार पाई आर लेंथ के पास, पाई आर लेंथ के पास मास कितना है? एम है। पाई आर लेंथ के पास मास कितना है? एम। तो भाई यूनिट लेंथ के पास मास कितना होगा? एम अपॉन पाई आर। यूनिट लेंथ के पास मास कितना होगा? एम अपॉन पाई आर। तो डीएक्स लेंथ के पास मास कितना होगा? तो भाई डीएक्स लेंथ के पास मास कितना होगा? एम अपॉन
पाई आर इंटू डी एक्स करता, और डी एक्स की जगह क्या है आर डी थीटा। तो ये dx का मास इतना है, तो dx के मास को क्या लटका रहा हुआ है dm, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया dm का मास। तो dm की वैल्यू कितनी आ गई, dm की वैल्यू आ गई m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल, तो क्या बचा m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। तो dm की वैल्यू आ गई m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये dm को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो g अपॉन r का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह m अपॉन पाई इंटू साइन थीटा साथ में डी थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई। जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो ई विल बी इक्वल टू जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई किसके लिए, साइन थीटा साथ में आ गया डी थीटा। जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है। तो कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई तक। ठीक, माइनस को ले आओ बाहर, तो माइनस का जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो कॉस पाई लिमिट लगा दी, माइनस कॉस जीरो, तो ऑटोमेटिकली माइनस का जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो -1 -1 -2, -2 टू माइनस प्लस का 2, तो 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, the gravitational field intensity for a semicircular ring at its center, semicircular ring at its center। क्लियर हुई बात, इसमें कोई दिक्कत, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आ गई, कैसे हो आएगी, तो 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं क्वाड्रेंट के लिए, इसके क्वाड्रेंट के लिए कैसे, आपका अगर क्वाड्रेंट गिवन हो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी और कैसे निकाल सकते हो वो समझिएगा। सपोज आपके पास एक क्वाड्रेंट गिवन है, समथिंग ये, ठीक है, समथिंग एक क्वाड्रेंट गिवन है, और इसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, ये हर केस में गिवन होगा, हर केस में। तो फिर आपको यहाँ पर बेटा एक छोटा सा एलिमेंट फिर से मानना पड़ेगा, क्योंकि यार एक पॉइंट मास तो है नहीं, तो इस छोटा से एलिमेंट को नाम दे दिया डीएम, छोटे से एलिमेंट को नाम दे दिया डीएम, और इसका जो एंगल होगा उसको नाम दे दिया आपने डी थीटा। क्या नाम दे दिया, डी थीटा। और यहां से वो एंगल आपने बनाया कितना है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो इसकी एक अपनी फील्ड होगी इधर की तरफ, अंदर की तरफ, क्या होगी वो ई के बराबर, क्या होगी वो ई के बराबर। बट डी एम मास है तो डी ई फील्ड होगी, कितनी होगी, डी ई फील्ड। तो देखिए कुछ ऐसा था, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा था, ये डी ई फील्ड होगी। इस डी ई फील्ड में दो कंपोनेंट्स, एक जाएगा इधर, इसको नाम दे दिया डी ई कॉस थीटा, और एक जाएगा इधर, एक जाएगा इधर डी ई साइन थीटा। एक जाएगा इधर डी ई कॉस थीटा, एक जाएगा इधर डी ई साइन थीटा। चलो, तो यार अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स बनाता हूं तो सब एलिमेंट्स के पास ये दोनों फील्ड्स होंगी, एक ऊपर वाली भी होगी एक इधर वाली भी होगी, सब एलिमेंट्स के पास होगी। और इस बार तो इसके सिमेट्रिकल एलिमेंट्स भी नहीं है इधर वाले, जिससे क्या डी ई कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाए। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है सर इस बार दो दो फील्ड्स आ रही है यहाँ पे, एक आ रही है एक्स एक्सिस की तरफ जिसको नाम दिया जाएगा डी ई कॉस थीटा, जो जिसको मैं डी ई एक्स कह सकता हूँ, और एक आ रही है वाई डायरेक्शन की तरफ ई वाई, जिसको नाम दिया जाएगा डी ई साइन थीटा, दैट इज डी ई वाई। मुझे सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अलोंग वाई एक्सिस, ये तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल मजबूरी है। तो फिर इधर करूंगा तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स मिल जाएगी, बट डीई क्या है, डीई आपके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक हटो ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसकी वजह से, डीएम मास की वजह से। तो जी डीएम अपॉन आर का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा आर, डी जी डीएम अपॉन आर का स्क्वायर। तो डीएम डीई की वैल्यू अपने लोग यहाँ पुट करेंगे, तो जी डीएम कॉस थीटा अपॉन आ जाता है आर स्क्वायर, कहां से कहां, जीरो से लेके पाई बाय टू, जीरो से लेके पाई बाय टू, नोटिस करो, जीरो से लेके पाई बाय टू।
0 से π/2 तक के लिए आपके सारे के सारी ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स एक्सेस आपको मिल जानी है। तो यार सिमिलरली ई वाई की वैल्यू भी तो ऐसे निकाल सकता हूँ, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा से, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके π/2 तक के। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पर ये डी थीटा हो गया, ये वो एलिमेंट हो जाएगा, ये वो एलिमेंट हो जाएगा डी एम नाम का, जिसकी मैं लेंथ डी एक्स समझ लेता हूँ, इसकी मैं डी एक्स समझ लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपके पास है डी एक्स, रेडियस है कैपिटल आर, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, आर डी थीटा। डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर डी थीटा। तो ऑटोमेटिकली डीएम की वैल्यू चाहिए। इस बार आपके पास ये टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर का चौथा हिस्सा, तो कितना आएगा, पाई आर अपॉन 2 के पास मास कितना है, कैपिटल एम, कितना, कैपिटल एम। तो यूनिट लेंथ के पास कितना होगा, 2m अपॉन पाई आर। तो dx लेंथ के पास कितना होगा, तो dx विल बी इक्वल टू 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल, तो क्या बचा, 2m डी थीटा अपॉन पाई। ये dx लेंथ का टोटल मास आ गया। dx लेंथ का टोटल मास का मतलब हो गया ये dm आ गया आपके पास, 2m डी थीटा अपॉन पाई। तो डीएम की वैल्यू आ चुकी है, उस डीएम को यहां पुट कर दिया जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी, डीएम की जगह आ गया 2m डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, कहां से कहां, 0 से लेके π/2 तक, दैट इज योर ई एक्स। सिमिलरली ई वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ई वाई की वैल्यू के लिए भी आप चलोगे तो आपको सेम यही जी इंटू 2m डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा मिलेगा, और कहां से कहां, 0 से लेके π/2 तक के लिए। ठीक है, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2gm अपॉन आर स्क्वायर आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साथ में साथ डी थीटा, कहां से कहां, 0 से लेके π/2 तक कर लिए। ओके, तो 2gm अपॉन आर स्क्वायर आ गया बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना, साइन थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0, तो जस्ट बचा 1, तो क्या आया, 2gm अपॉन आर का स्क्वायर, यानी ई एक्स की वैल्यू। या सिमिलरली करके ई वाई भी आपके पास इतना ही आएगा, 2gm अपॉन आर का स्क्वायर। देख लेना सॉल्व करके, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास ई एक्स इधर आया और ई वाई इधर आया, तो इस रिंग की कंप्लीट जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो तो ये होगी ना। तो उस कंप्लीट फील्ड को निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो ई एक्स और ई वाई के लिए अगर आपको चाहिए, आपको वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो आप अभी के लिए तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर पुट करो, तो बाहर आएगा ई अंडर रूट ऑफ 2, और ये जो ई है वो ई एक्स और ई वाई के बराबर है, तो वैल्यू क्या है, 2g m अपॉन आर का स्क्वायर, साथ में आ गया √2। तो ये आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ चुकी है एक क्वाड्रेंट की वजह से। अब इन सब के लिए तोड़ है, सबके लिए तोड़ है। बार बार क्या दिखा रही है, रिंग में एंगल बन गया 180 डिग्री, क्वाड्रेंट में एंगल बन गया कितना, पाई। तो सपोज करो कोई एंगल और ही दे रखा हो 70 80 डिग्री, फिर क्या करोगे, 60 डिग्री, फिर क्या करोगे। तो हम सबका सोल्यूशन एक में निकाल लेते हैं, कोई एंगल फाई मान लेते हैं, कोई एंगल फाई मान लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे अपने लोग। कोई एंगल अगर मैं फाई मान लूंगा, तो उसके लिए आपकी जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी। अच्छा है, लास्ट टॉपिक है, बस देखिएगा थोड़ा सा। सपोज आपके पास ये वो एक छोटा सा रिंग, जिसका सेंटर पे कोई एक एंगल बनेगा फाई नाम का, कोई एक एंगल बनेगा फाई नाम का। ठीक, तो मुझे इस पॉइंट पी पर इस बार फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली। चलिए आपको टाइम देता हूं, करके देखिए जरा, ट्राई करा, कर रहे हो, सच्ची में कर रहे हो, झूठे हो तुम लोग हैं, नहीं, चलो कर रहे होंगे आप लोग, कर लिया होगा कहीं होने तो। ठीक है,
तो देखो फाई एंगल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है सर, ये हो गया 5/2। ओह माय गॉड, इतना गंदा। और ये हो गया 5/2। दोनों एंगल्स को मैंने डिवाइड कर दिया, तो फाई दो हिस्सों में बट गया, 5/2 और 5/2। तो क्या करना है, छोटा एलिमेंट फिर से मानना है। ये तो करना था हर बार, छोटा सा एलिमेंट डीएम फिर से मानना था, मान लिया बस, डीएम एलिमेंट मान लिया। अब वो डीएम एलिमेंट आपके पास किसी एंगल थीटा पर है, किसी एंगल थीटा पर है। अगर आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये वो छोटा सा एलिमेंट है डीएम, इसका अपना एंगल कितना, डी थीटा, और इसके साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है, ध्यान से देखो, थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, तो इसको नाम क्या दे रखा था, डी एम, जिसकी अपनी लेंथ कितनी है, डी एक्स। ठीक है भाई, तो अगर इधर एक डीएम एलिमेंट है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे भाई। दो कंपोनेंट कौन कौन से, देखो भाई, ये एक डीएम एलिमेंट, इसके दो कंपोनेंट, तो आपकी ई डी ई जो इसकी वजह से होगी वो इधर की तरफ, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। एंगल अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक, अगर इसी का सिमेट्रिकल एलिमेंट मैं यहां लूं, फिर तो सर फिर क्या, फिर इधर जाएगी दो फील्ड्स, एक इधर और एक इधर, और इस बार एंगल थीटा इधर बनेगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स, अगर ये डीई तो ये डीई कॉस थीटा और ये डीई साइन थीटा। तो क्या होने वाला है, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स इसका और इसका लिया, इसका और इसका लिया, फिर क्या होगा, इनके भी कुछ ऐसे ही होंगे कंपोनेंट्स। तो ऊपर की तरफ जाने वाले कौन से, cos थीटा सारे के सारे, और अपोजिट जाने वाले कौन से, sin थीटा, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा वाले कंपोनेंट सारे उड़ जाएंगे। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी और यार ग्रेविटेशनल फील्ड बचेगी, वो क्या होगी, समीशन होगी। जो आपके पास फील्ड बचेगी वो समीशन होगी, किसका समीशन होगी, सब किसका एडिशन होगी, वो होगी डीई cos थीटा। सारे के सारे डीई cos थीटा को क्या कर दो, ऐड कर दो, सारे के सारे डीई cos थीटा को ऐड कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा, सारे के सारे डी कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दो, कहां से कहां, पहला एलिमेंट यहां, आखिरी वाला यहां, तो आप यहां से चले यहां तक गए, इधर है कुछ एलिमेंट्स, इधर है कुछ एलिमेंट्स, यहां से चले यहां तक गए, तो इधर वाली लिमिट -5/2, इधर वाली लिमिट +5/2, तो -5/2 से लेके +5/2 आपकी लिमिट्स हो गई। तो डी की वैल्यू तो अपने लोग निकालते जा रहे हैं तब से, कितनी है, जी डी एम, और रेडियस हर बार क्या होगा, कैपिटल एम, और कैपिटल आर, इसका जो मास और रेडियस है वो गिवन होगा। तो रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो जी डी एम अपॉन आर का स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दोगे, तो जी डी एम अपॉन आर का स्क्वायर, साथ में आ गया कॉस ऑफ थीटा, कहां से कहां, -5/2 से +5/2 तक। ठीक है, तो देखो जरा इधर, E विल बी इक्वल टू जी अपॉन आर का स्क्वायर, बाहर आ गया तो माइनस का 5/2, और इधर आपके पास प्लस का 5/2 निकल के आता है, तो बचता क्या है, कॉस डी एम, और साथ में साथ कॉस थीटा। कॉस थीटा चेंज होगा, हर एलिमेंट के साथ चेंज होगा, तो इसका मतलब डीएम को थीटा में कन्वर्ट करने की जरूरत फिर से है। ठीक है, तो भाई इस बार क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर एक एंगल कुछ ऐसा दे रखा है फाई नाम का, और ये सारी की सारी लेंथ दे रखी है, इस बार ये सारी की सारी लेंथ दे रखी है। तो हमें इस बार जो लेंथ गिवन है, इस लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क आपके पास वो लेंथ है एल, तो एल विल बी इक्वल टू एंगल कितना फाई, और रेडियस कितना आर, तो टोटल लेंथ इतनी हो गई। तो इतनी लेंथ के लिए, आर फाई लेंथ के लिए आपके पास मास कितना है, एम है, टोटल मास कितना है, एम। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, यूनिट लेंथ के लिए एम अपॉन आर फाई होगा। तो जो dx लेंथ है, हर बार के लिए dx लेंथ कितनी थी, r d थीटा थी, पिछले केसेस में आपने देख लिया होगा। तो dx लेंथ के लिए क्या होगा, तो dx लेंथ के लिए आपका मास m अपॉन आर फाइव इंटू आर डी थीटा बन जाता है। dx लेंथ के लिए m अपॉन आर फाइव इंटू आर डी थीटा बन जाता है। तो ये पर्टिकुलर dx लेंथ का मास, जिसको मैं dm पढ़ता हूं, तो dm कितना है, m, r से r कैंसल, तो d थीटा अपॉन फाइव आ गया। तो डीएम की वैल्यू कितनी आई, एम डी थीटा अपॉन फाइव आ गया। इसको मैं यहां पुट कर दूं, तो जी अपॉन आर का स्क्वायर, डीएम की जगह एम कॉस थीटा, साथ में डी थीटा अपॉन में फाइव, कहां से कहां तक, -5/2 से लेके प्लस का 5/2 तक।
तो भाई जो कांस्टेंट उनको बाहर ले आओ, तो जी एम अपॉन आर का स्क्वायर फाइव। बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। सर ये तो कुछ और ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। पिछले जो आपने फॉर्मुलेस डिराइव करे हैं उन फॉर्मुलेस को यहीं से फिर निकालेंगे, देख लेना। ठीक है, -5/2 से +5/2 तक के लिए, और यहाँ आ गया cos थीटा और साथ में डी थीटा। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाइव, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कहां से कहां तक, -5/2 से लेके प्लस का 5/2 तक। तो लिमिट्स लगाओगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाइव, तो पहले लिमिट लगाई प्लस का 5/2 माइनस साइन, फिर लिमिट लगाई माइनस का 5/2। प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर साइन के एंगल के साथ माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या बचेगा, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाइव, तो साइन 5/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन 5/2 क्या हो जाएगा, 2 साइन 5/2। तो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ए विल बी इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाइव, साथ में साइन 5/2। क्लियर है। अब इसमें आप एक रिंग वाला केस देख रहा था ना आपने, तो उस रिंग वाले केस में वो एंगल कितना था, पाई एंगल था। उस पाई एंगल को यहाँ पुट करके देखो, तो ए विल बी इक्वल टू 2gm अपॉन आर का स्क्वायर, फाइव को पुट करा तो पाई आया, इधर साइन π/2, वो हो जाता है कितना, 1। तो आपने ये रिलेशन से डेराइव करी थी। क्लियर, क्लियर है। तो इस तरह से आपके कोई भी एंगल के बनो, आप इजिली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर काफी लंबा ना हो गया हो और आप लोग बोर ना हो गए हो। अगर बोर हो गए हो तो बहुत माफी चाहता हूँ। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनलों को। अच्छा लगेगा, क्या जाता है एक बटन दबाने से, कुछ जाता है। मैं 1 घंटा दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, 4 घंटे देता हूँ, 5 घंटे में एक वीडियो बनती है। आपको मजाक लग रहा है? नहीं यार, कोई मजाक नहीं है। बुक्स यहाँ पड़ी हुई है हर जगह, पिछली पहले से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है सीरियसली, क्योंकि मुझे इस बार कहीं ना कहीं मैंने सोच रखा है आईआईटीएन तो निकालना है, पीलीभीत शहर से एक आईआईटीएन तो निकाल, और देखता हूँ कौन होता है वो। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक्स अ लॉट।